तो बिहार विधानसभा चुनाव का 3 चरणों का महासंग्राम खत्म हो चुका है। अब जो एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं उसमें कोई महागठबंधन को सत्ता में पहुंचा रहा है तो कोई एनडीए को। अब सत्ता में कौन आएगा इसका फैसला 10 को नतीजे आने के बाद ही होगा। इस सर्वे पर अधिकतर लोगों की नजरें एनडीए के साथ ही रहे एलजेपी के प्रदर्शन पर यहां पर टिकी हुई थी और सर्वे के मुताबिक एलजेपी की यहां पर प्रसिद्धि साबित तो हुई, साथ ही उसने एनडीए की भी यहां पर गुण गणित को पूरी तरह से यहां पर बिगाड़ दिया है। वीआईपी न्यूज ने चुनावी सरजमी पर जाकर सियासी गलियारों की सुगबुगाहट को जानने की कोशिश की और आप तक एक एक चुनावी अपडेट पहुंचाई। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर चुनावी महासंग्राम का नायक कौन होगा। शनिवार शाम वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आने लगे। ज्यादातर पोल में खुद वीआईपी न्यूज ने जो पोल दिखाया है तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन सरकार बनाते हुए यहां पर दिख रहा था, लेकिन वीआईपी न्यूज और महा एग्जिट पोल के मुताबिक ये दावा करता है कि प्रदेश में वापसी कर सकती है एनडीए। हालांकि सर्वे का औसत देखें तो हार जीत का अंतर बहुत कम नजर आ रहा है। एनडीए कुल 120 सीटें जीतता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन 105 से 115 सीटें जीतती नजर आ रही है। तो हमारे साथ पटना से बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से यहां पर चुनाव खत्म हुआ है, जैसे ही वोटिंग खत्म हुई है उसके बाद शाम होते होते यहां पर एग्जिट पोल सामने आए। खुद वीआईपी न्यूज ने महा एग्जिट पोल सामने रखा जिसमें यहां पर एनडीए अपनी जीत बनाती हुई नजर आ रही है। पूरा फ्री हो गया नहीं लगा। तो बिल्कुल किसके सिर सजेगा बिहार का ताज, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों का महासंग्राम खत्म हो चुका है। वीआईपी न्यूज का एग्जिट पोल हमने दिखाया जिसमें साफ तौर पर यहां पर एनडीए जीत दर्ज कराता हुआ नजर आ रहा है, यानी कुल 120 सीटें जीतती हुई यहां पर एनडीए नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन के पाले में 105 से 115 सीटें जाती नजर आ रही है। तो शनिवार शाम वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल सामने आने लगे। ज्यादातर पोल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन सरकार बनाते हुए दिख रहा था, लेकिन वीआईपी न्यूज अपने महा एग्जिट पोल के मुताबिक ये दावा करता है कि प्रदेश में वापसी कर सकती है एनडीए सरकार। हालांकि सर्वे का औसत देखें तो हार जीत का अंतर बहुत कम नजर आ रहा है। एनडीए कुल 120 सीटें जीतती नजर आ रही है, तो वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन 105 से 115 सीटें जीतती नजर आ रही है। बिहार में इस बार एनडीए की सरकार होगी, ये वीआईपी न्यूज का महा एग्जिट पोल है। 120 सीटें एनडीए को जबकि 105 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हमने आपको एक एक यहां पर सीट की जानकारी दी और हमारे एग्जिट पोल के यहां पर अगर हम मुताबिक बात करेंगे तो यहां एनडीए वापसी कर सकती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव का 3 चरणों का महासंग्राम खत्म हो चुका है। 10 तारीख ऐतिहासिक दिन, जिस दिन फैसला होगा कि आखिर बिहार की कुर्सी, बिहार की सत्ता की कुर्सी किसके हाथ में होगी। क्या दोबारा से एनडीए वापसी करेगा या फिर यहां पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक अंडर करंट जो अभी स्थिति चल रही है वो बरकरार है। 10 तारीख को पर्दा साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता किसके हाथ में पहुंचेगी। वीआईपी न्यूज ने चुनावी सरजमी पर जाकर सियासी गलियारों की सुगबुगाहट को जानने की यहां पर कोशिश की, आप तक एक एक चुनावी अपडेट को पहुंचाया। आज हम बात करेंगे आखिर चुनावी महासंग्राम का नायक कौन है। कल जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर बात हुई थी, यहां पर हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ, एडिटर एग्जीक्यूटिव हमारे साथ प्रशांत झा भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने यहां पर कई नामों को भी सामने रखा था। यानी 3 नाम उन्होंने बताए थे कि इनमें से किसी एक पर यहां जिम्मेदारी दी जा सकती है। वीआईपी न्यूज का महा एग्जिट पोल जिसमें हमने दिखाया कि आखिर कौन सी पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। फैसले का दिन 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर को
ये फैसला होगा कि बिहार की सत्ता, बिहार की कुर्सी किसके हाथ में होगी, किसे जीत का सामना करना पड़ेगा और किसके हाथ होगी हार। इन तमाम बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। तो एक बार फिर से हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से वीआईपी न्यूज का महा एग्जिट पोल दिखाया और इस एग्जिट पोल में साफ तौर पर एनडीए के हिस्से 120 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं महागठबंधन की बात करें तो 105 से 115 सीटें महागठबंधन के हिस्से जाती दिख रही है। देखिए कंचन, जो 243 विधानसभा की तमाम सीटों की एक तस्वीर हमने पेश करने की कोशिश की है अपने वीआईपी न्यूज के दर्शकों के जरिए। इस तस्वीर की अगर हम बात कर लें तो वो बहुत कुछ साफ होती हुई अब नजर आ रही है। एनडीए और महागठबंधन, जहां पर इन दो गठबंधनों की बात कर लें तो जहां एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी और हम, ये 4 पार्टियों का समागम था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और तमाम वामपंथी दल, वो सीपीआई, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, ये तमाम पार्टियां महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर थी। अब जिन सीटों की बात कर लें तो 243 में से हमने बताया था कि 120 से 130 सीटें एनडीए फोल्डर में जा सकती हैं। और जो एग्जिट पोल के जरिए हमने इस बात की का जो सर्वे किया था तमाम बिहार के 243 विधानसभा सीटों से, तो वहां पर हमने ये पाया कि महागठबंधन के खाते में 105 से 115 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर बात कर लें बीएसपी की तो बीएसपी में 0 से 1 सीटें उनको हासिल होती हुई दिख रही थी। अगर लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया तेजस्वी चिराग पासवान हैं, उनके खाते में 0 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही थी और अन्य के खातों में 0 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसमें 2 जानकारियां मैं आपको कंचन देना चाहूंगा। महागठबंधन और एनडीए के अलावा 2 और गठबंधन बनाए गए थे। एक था पीडीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसके मुखिया पप्पू यादव को प्रोजेक्ट किया गया था, जाप सुप्रीमो को। और दूसरी पार्टी बनाई गई थी एसडीपीए, जिसमें तमाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, एआईएमआईएम की बात कर लें, समाजवादी जनता पार्टी की बात कर लें, इन तमाम पार्टियों का एक गठबंधन बना था, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट किया गया था। वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल में एआईएमआईएम को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, लेकिन बाकी दूसरी पार्टियां, वो चाहे रालोसपा की बात कर लें जिसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा हैं, या जाप की बात कर लें, जनाधिकार पार्टी की बात कर लें जिसके मुखिया पप्पू यादव हैं, इनके खाते में कहीं से भी कोई सीटें जाती हुई नहीं दिख रही थी। सबसे अहम बात आपको बता दें कि वो कोरोना की त्रासदी हो या बाढ़ की विभीषिका हो, जनता ने पप्पू यादव को सड़कों पे देखा है। और खास करके अगर बात कर लें, जिस समय पटना में भी, राजधानी पटना की सड़कों पर पानी जम आ गया था, बाढ़ में पटना का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, उस दौरान भी पप्पू यादव काम करते हुए नजर आए थे। यह एक उन्होंने अच्छा और बेहतरीन काम किया था। उसके बावजूद जाप के खाते में कोई सी भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही थी। कल जब हम एग्जिट पोल के आखिरी चरण में थे, उसमें हमने अपने वरिष्ठ संपादक मधुरशील से पूछा था कि आखिर अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है और वोट प्रतिशत है, यह दोनों बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो हमारा एग्जिट पोल का सर्वे था, जिसके मुताबिक 120 से 130 सीटें अगर एनडीए गठबंधन में जा रही है, तो वहां पर भाजपा को काफी अधिक फायदा होता हुआ दिख रहा था। वहीं जदयू का सीट शेयरिंग और वोट शेयर दोनों घटते हुए दिख रहे थे। दूसरी तरफ अगर राजद और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी वोट शेयर घट रहा है, जबकि राजद के वोट शेयर आसपास ही रहने की उम्मीद है। अब ऐसे में मधुरशील ने, हमारे वरिष्ठ संपादक ने एक बात कही थी कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, जो हमारा एग्जिट पोल का सर्वे कह रहा है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। और जिस बात पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा ने भी मुहर लगाई थी कि
बंदूक भारतीय जनता पार्टी का होगा, कंधा चिराग पासवान का होगा और निशाने पर नीतीश कुमार होंगे। इस लाइन को मैं चाहूंगा कि दर्शक हमारे याद कर लें। ये हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। अब इस बात को आगे हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वाक्य का, इस आप कह लें कथन का क्या मतलब निकलता है। बंदूक भारतीय जनता पार्टी की होगी, कंधा चिराग पासवान का होगा और निशाने पर नीतीश होंगे। हमारे एग्जिट पोल के सर्वे ने यह भी दिखाया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के 135 उम्मीदवारों के मैदान में आने की वजह से जदयू का वोट शेयर और सीट शेयर दोनों काफी गिरा है और गिरने की संभावना दिख रही है, क्योंकि लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनावी मैदान में होने की वजह से जदयू के वोटों का बिखराव हुआ है और जिस तरीके से जदयू का वोट शेयर रहा है वो अभी काफी उसे नुकसान पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हम वीआईपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल रात जब हम चर्चा समाप्त कर रहे थे तो आपने एक स्टेटमेंट कहा था, बंदूक भारतीय जनता पार्टी का, कंधा चिराग पासवान का, निशाने पर नीतीश कुमार। इसे जरा विस्तार से समझाने की कोशिश करें कि आखिर आपके इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकाला जाए। देखिए कुंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हुआ है एनडीए का, तो उसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत कहीं से कम नहीं हुआ है। कुल मिला के जेडीयू के जो वोट प्रतिशत हैं, परसेंटेज हैं, वो कम हुए हैं। अब आप देखिए कि महागठबंधन का वोट प्रतिशत जो है इस बार के जिस तरह का आंकड़े सामने आए हैं कि 40 से 42% तक महागठबंधन का वोट प्रतिशत रहेगा और एनडीए का वोट प्रतिशत जो है वो 39 के आसपास रहेगा। यानी यह जो कम हुआ है इसके पीछे की वजह सिर्फ नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश कुमार हैं तो बीजेपी अगर कहीं से भी कुछ सीटों पर नुकसान झेल रही है तो ये मानना है कि नीतीश कुमार की वजह से। तो बीजेपी ने जो हम लोगों ने दिया है, आपको तो पता ही है कि कल हम लोगों ने इसको कहा भी था अपने एग्जिट पोल में कि एनडीए के पास 120 से 130 सीटें हो सकती हैं और महागठबंधन के पास 105 से 115 सीटें जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर एनडीए के पास बहुमत से थोड़ा कम होता है आंकड़ा, जैसे 120 का आंकड़ा मान लीजिए कि एनडीए के पास पहुंच जाता है, तो एनडीए को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं से भी चिराग सामने नहीं आएंगे नीतीश कुमार के लिए फेवर में। वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार को माइनस कर दिया जाए और बीजेपी के उम्मीदवार में से एक कोई नाम आए जिसको वो मुख्यमंत्री के लिए सामने लाएं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा ने, भूपेंद्र यादव ने जो बिहार के हैं, महाराष्ट्र से आए देवेंद्र फडणवीस ने, सब ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री हैं और 120 के आंकड़ा पर जाकर एनडीए अटक जाती है तो क्या होगा? और चिराग पासवान ने तो पहले से ही नीतीश कुमार को निशाने पर ले रखा है। अगर जेडीयू का वोट कम होता है तो इसके पीछे सिर्फ चिराग पासवान है। तो ऐसे में बीजेपी ने सीधा तय कर लिया है, जो उसके कोर ग्रुप की बात आपको कहें कि अगर ये स्थिति सामने आती है तो उनका सीधा होगा कि चिराग पासवान को सरकार बनाने के लिए उनके पास जो भी सीटें, जो चिराग पासवान को हम लोग जो 03 तक सीट दे रहे हैं, तो उन सीटों की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को। और ऐसे में चिराग पासवान का सीधा निशाना होगा बीजेपी के थ्रू, यानी बीजेपी का बंदूक होगा, कंधा चिराग का होगा। और वो कहेंगे, बीजेपी के नेता ये कहेंगे कि अब नीतीश कुमार जी को केंद्र चला जाना चाहिए, या जिस तरह से उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की है उससे खुद को अलग कर लें और बीजेपी के लीडरशिप करने का मौका दें। 15 सालों तक नीतीश कुमार यहाँ लीडरशिप करते रहे, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही है, बड़े भाई की भूमिका नीतीश कुमार निभाते रहे हैं, लेकिन अब बड़े भाई की भूमिका को दरकिनार करके छोटे भाई को यहाँ की सत्ता सौंपी जाए। और इसके लिए जो 3 नाम हम लोग कल चर्चा ही किए थे उसको सामने रखकर नीतीश कुमार को साइड करके एनडीए की कोशिश होगी, बीजेपी की कोशिश होगी कि बिहार में सत्ता बनाए। और एक बात इसमें और कहना चाहूँगा कि अभी अश्विनी चौबे जी का एक बयान आया था,
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को केंद्र जाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। यानी बीजेपी के कोर ग्रुप ने यह तय कर लिया है कि अगर 120 के आंकड़े तक एनडीए आती है तो ऐसे में नीतीश कुमार को साइड करके और बीजेपी अपने किसी नेता का नाम, जिसका नाम हो सकता है, हम लोग अभी चर्चा बीती रात भी हम लोगों ने किया था, कि उस नाम को सामने रखकर और ये सत्ता बनाने की कोशिश यहाँ पर जारी होगी। लेकिन निर्दलीय की संख्या चूंकि कम है, इसलिए जोड़ घटाव और ये बाकी कुछ निर्दलीय से नहीं हो सकता है। सर एक सवाल, अगर आपने जैसा स्पष्ट किया कि अंक गणित में अब पार्टियां ही जो है, निर्दलियों का उतना बड़ा आंकड़ा नहीं दिख रहा है, खास करके अगर बीएसपी की बात कर लें या बाकी दूसरे निर्दलियों की बात कर लें, एक एलजेपी है जो 0 से 3 सीटों तक जाती हुई बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ऐसे में एक सवाल, जो आपने कहा कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हाशिए पर धकेला जा सकता है, जिसकी संभावना सीट का जो हमारा पूर्वानुमान है, जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, ऐसे में एक सवाल यह है कि कल भी एक राजनीतिक विश्लेषक से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कंप्रोमाइज हमेशा 2 ऑपोजिट सेक्स के बीच में होता है, 2 ऑपोजिट आइडियाज़ के बीच में होता है और 2 ऑपोजिट थॉट्स के बीच में होता है। क्या लगता है नीतीश कुमार कहीं कंप्रोमाइज कर लेंगे महागठबंधन के साथ? ऐसी संभावना, क्योंकि उनकी सरकार अगर नहीं बनती दिखेगी तो एक संभावना तो यह भी है कि नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की कोई अपनी खुद की आइडियोलॉजी नहीं रही है, पिछला चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़ा था, इस बार एनडीए के साथ लड़े हैं, तो इसकी क्या संभावना है कि खुद को अंत भला तो सब भला कराने के लिए वह महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर चले जाएं और उनके साथ कोई कंप्रोमाइजिंग स्टेट में पाए जाए नीतीश कुमार? देखिए, महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो सकती। ये संभावना तब थी जब नीतीश कुमार का रुख जो लालू यादव के प्रति और तेजस्वी यादव के प्रति नॉर्मल होता, थोड़ा सरल होता। जब वो अलग हुए 17 महीनों के सरकार के बाद, नीतीश कुमार जब अलग हुए थे, जिन परिस्थितियों में अलग हुए, उन परिस्थितियों को थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार की वापसी अब महागठबंधन में नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि या तो वो, जिस तरह से उन्होंने सरेंडर अभी कर दिया है बीजेपी के सामने में और जनता के भी सामने कह दिया उन्होंने कि वो चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, और भावनात्मक तौर पर लोगों को वो एक तरह से कहें कि इमोशनल तौर पर उन्होंने कोशिश की है कि वो लोगों का वोट बटोर सके, लेकिन तब भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अंतिम चरण में ही जाके ये किया। ये अगर पहले चरण में कर चुके होते तो हो सकता है कि इसका कुछ इमोशनल जो उन्होंने अपना पासा फेंका था उसका कुछ फायदा मिलता, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उन्होंने अंतिम चरण में किया, वो भी वोटिंग जिस दिन खत्म हो रही, मतलब प्रचार जिस दिन खत्म हो रहे थे उस दिन उन्होंने किया है, तो इसका फायदा तो उनको मिला नहीं। जहां तक अब महागठबंधन जोड़ तोड़ में कामयाब हो जाए तो नीतीश कुमार की स्थिति सबसे खराब होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है कि तेजस्वी यादव ने पहले से ही ऐलान कर रखा है कि जितने घोटालों के आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव या आरजेडी या कांग्रेस, उन तमाम की जांच करवाएंगे। ये बदले की भावना है। बदले की भावना इसलिए कि जब तेजस्वी यादव की सरकार से अलगाव हुआ था, उसके बाद बिहार में कई मामलों की जांच पड़ताल की गई थी, जिसमें तेजप्रताप यादव को मिट्टी घोटाले में आरोपित किया गया था और तेजस्वी यादव को जिस तरह से होटल कांड में जो रांची के होटल्स और दिए गए थे उसके बदले में जमीन की बात हुई, जिसमें आरोपित किए गए हैं तेजस्वी यादव, तो उन सब मामलों को लेकर के तेजस्वी यादव की नाराजगी बहुत अधिक है नीतीश कुमार से। मतलब चाचा और भतीजा के बीच में अब कहीं समझौते की गुंजाइश आपको नहीं दिखती? देखिए, चाचा की चर्चा वो तब करते हैं जब उनको कटाक्ष करना होता है। जब नीतीश कुमार पर उनको आरोप लगाना होता है तो वो नीतीश जी कहते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि चाचा भतीजे का संबंध टूट चुका है, खत्म हो चुका है। 10 सर्कुलर रोड और एक अणे मार्ग में वैसे तो दूरी 500 मीटर की भी नहीं है, दोनों के दीवार सड़क के इस किनारे उस किनारे की बात है, लेकिन ये दूरी बहुत लंबी हो चुकी है। दूरियां दिल में आ गई हैं। दूरियां दिल में आ गई हैं। मेरे कहने का मतलब भी यही था कि दूरियां जो है दिल में है, और ये बदले के
भावना में दोनों एक दूसरे के प्रति हैं। इस बार अगर एनडीए की सरकार बन जाती है और खुदा ना खास्ते अगर नीतीश कुमार सत्ता में आ जाते हैं तो आप ये मान के रहिए कि वह भी तेजस्वी यादव को निशाने पे लेंगे। तेजस्वी की सरकार बन जाती है तो निशाने पे नीतीश कुमार होंगे। इधर चिराग पासवान अलग ही बंदूक ताने हुए हैं, वो बंदूक है बीजेपी का। सर एक सवाल, चूंकि नीतीश कुमार हमने ये देखा इन चुनाव में, आपने भी गाहे बेगाहे चर्चा हमारी होती रही कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुखिया रहे और जदयू एक ऐसी पार्टी रही कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम पार्टियों ने उन पर निशाना साधा है, वो नीतीश कुमार मुखिया के तौर पर और जदयू एक पार्टी के तौर पर। देखिए, नीतीश कुमार जब 2005 के फरवरी में जब बिहार में चुनाव हुए थे, उस समय जो स्थितियां थीं, तो उस समय भी नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बड़ा गेम प्लान किया था और तोड़फोड़ की राजनीति की थी। उन्होंने उस समय में एलजेपी के पास 29 विधायक थे जिसको उन्होंने तोड़ लिया था, 22 लोगों को तोड़ लिया था और अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी। बाद में वो सारे विधायक अलग हो गए थे और फिर से यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा था और उसके बाद फिर अक्टूबर में चुनाव हुए थे और नवंबर में नीतीश कुमार भारी बहुमत से जीते थे। उसके बाद की बात आपको बता दूं कि इन्होंने आरजेडी को भी तोड़ने की कोशिश की थी और आरजेडी के 5 विधायकों को तोड़ लिया था। बाद में आरजेडी के बड़े नेता को भी तोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो नेता बच गए थे क्योंकि लालू यादव उसमें बाहर थे। अब की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि नीतीश कुमार से 2 बार आरजेडी को, महागठबंधन को धक्का लग चुका है। एक बार उन्होंने जब उसके सदस्यों को तोड़ा, दूसरी बार जब उन्होंने सरकार से उसको अलग किया और सरकार को छोड़ दिया था। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ा एक सवाल है वो ये है कि वो बीजेपी के अलावा वो जाएंगे कहाँ। आप ये कह सकते हैं कि राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं होता, अगर मगर की सवाल ही नहीं है। कभी भी जब शिवसेना और कांग्रेस एक साथ हो सकते हैं तो बिहार में भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो जनाधार था, उस जनाधार पर सेंध बीजेपी ने ही लगा दिया और जो कुछ बचा उसको तोड़ दिया चिराग पासवान ने। उसके बाद जो थोड़ा कुछ बच गया वह एनडीए के महागठबंधन की तरफ उसका रुख हो गया। अब इसको गौर से समझिएगा कि बिहार में जातियां हैं। सवर्ण के पास यहां पर कुल्लम 15-15.5% के वोट हैं। यादवों के वोट यहां 14-14.5% के हैं। मुस्लिमों के वोट 15.5% के हैं। यानी कुल मिला के इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की यह कोशिश रही कि यादव मुस्लिम के अलावे जो नीतीश से नाराज लोग हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए। और ऐसे में चिराग पासवान के लिए दरवाजा खोल के बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, लेकिन चिराग पासवान ने इतनी अपने राजनीतिक धर्म निभाया है कि उन्होंने एनडीए में केंद्र में साथ हैं तो वो यहाँ साथ नहीं गए, लेकिन उन्होंने नुकसान तो कर दिया। हालांकि बीजेपी को बाद में बार बार कहना पड़ा कि चिराग पासवान से उनका कोई लेना देना नहीं है, चिराग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दूं, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट बता रहे हैं कुंदन जी, कि बिहार में सरकार अगर एनडीए की बनने वाली होगी या बनने की स्थिति आएगी तो बिना चिराग के वह सरकार नहीं बनेगी और चिराग की जब जरूरत पड़ेगी एनडीए को तो निशाने पर नीतीश कुमार होंगे। भले ही आप इसके लिए नित्यानंद राय का नाम लें, रविशंकर प्रसाद का नाम लें, मैं सर आ रहा हूं, उन नामों पर चर्चा करूंगा। एक सवाल, चूंकि आपकी बातें सुनते सुनते एक सवाल मन में आया कि अंत भला सब भला के चक्कर में कहीं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम की स्थिति तो नहीं हो गई नीतीश कुमार के लिए? देखिए, उससे भी बुरी स्थिति हो गई। नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा कि अंत भला तो सब भला, और उनकी चुनावी राजनीति का ये अंतिम इलेक्शन है, ये बात वो पहले इलेक्शन में क्यों नहीं बोले? जब उनको नरेंद्र मोदी, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मतलब सिर्फ एक एनालाइज कर रहा हूं कि अगर ये नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ये ऑप्शन रख दिए होते कि इस चुनाव में लीडर का नाम वो तय कर दें, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, उन्होंने जो एक अपना सपना देखा था 15 साल यहां पर राज करने का, उन्होंने कर लिया।
भले उस 15 साल में 9 महीने कम हो गए, जो जीतन राम मांझी को उन्होंने वो जो मौका दिया था उस समय, बाद में वही जीतन राम मांझी को अपने साथ ले आए। तो नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि करें क्या करें। वोट परसेंटेज कम हो गए, जनता के बीच में उनके प्रति नाराजगी है, बीजेपी के प्रति नाराजगी नहीं है, जेडीयू के प्रति नहीं है। नहीं तो जो 30-35 सीट हम जेडीयू को दे रहे हैं वो सीटें नहीं मिलती उनको। अगर वो मिल रही हैं तो नाराजगी सिर्फ नीतीश कुमार से नाराजगी क्या है? आप ये भी जान हुए और उसके बाद 2017 से 18 जब उन्होंने विकास का काम यहाँ पर तो विकास ना उसके बाद कोई अस्पताल में बेहतर स्थिति हुई, न सड़क में कोई ज्यादा काम बेहतर हो पाया, न स्कूलों का व्यवस्था अच्छी हो पाई। यहाँ पर आंदोलन करते रहे जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं जो 2.5 लाख की संख्या में है वो नाराज हो गए, उनको सैलरी समय पर नहीं मिलती थी। यहाँ पर कॉलेजों के प्रोफेसर को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती थी। शराबबंदी का असर ये हुआ बिहार में कि अलग से यहाँ पर माफिया खड़े हो गए, जिन्होंने अलग समानांतर यहाँ पर सरकार बना ली और सरकार प्रशासन को चुनौती देते रहे और लगातार शराब की यहाँ पर बिक्री होती रही। और नीतीश कुमार कहते रहे कि जो लोग शराब पीते हैं वही ये काम करते हैं। तो इन सब चीजों से यहाँ पर लोगों की नाराजगी है। लोगों का ये कहना था कि आप सुशासन बाबू का जो संज्ञा लिए हुए घूम रहे उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? आपने लगातार यहाँ पर लोगों के लिए एक ह्यूमन चेन बनाया, शराबबंदी का 2 ह्यूमन चेन बनाया। आपने यहाँ पर जो काम किया उसके बाद आपने पहले ह्यूमन चेन, लेकिन कुछ रुका नहीं बिहार। साथ ही बिहार में क्या हुआ, कोरोना काल में जितने लोग आए जो चल कर आए 2-2 किलोमीटर चल के आए, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से वहां पर नहीं हो पाई। तो ऐसे में लोगों की नाराजगी है। और जब लोग नाराज हुए तो उसको कहीं से भी खुश करने का या उनको सांत्वना देने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से नहीं, तो इसका खामियाजा इस इलेक्शन में हमको भुगतना पड़ा। तो अल्टीमेटली ये है कि नीतीश कुमार के सामने अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि वो केंद्र में जाए, यहाँ बीजेपी के हाथ में सत्ता सौंपे और चिराग पासवान को साथ लेकर, देखिए चिराग का एक और ऑप्शन आज मैं आपको ये कहना होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों का महासंग्राम खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल से यहां पर सतर्क हो गई है कांग्रेस। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद महागठबंधन की सरकार यहां पर बनती दिख रही थी, लेकिन वीआईपी न्यूज का एग्जिट पोल हमने दिखाया जहां पर यहां एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद यहां पर एमएलए में टूट को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर कांग्रेस के दिग्गज रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे पटना भी यहां पर आज पहुंच सकते हैं और कई अहम मुद्दों को लेकर यहां पार्टी के कई बड़े नेताओं से बातचीत भी हो सकती है। 10 तारीख चुनाव परिणाम आने का दिन, ऐतिहासिक दिन, जिस दिन ये फैसला होगा कि आखिर बिहार की सत्ता किसके हाथ में होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हैं, एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष के ऊपर हमलावर होती यहां पर नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद यहां पर 2 तस्वीरें सामने आई। लगातार हमने वीआईपी न्यूज ने अपने एग्जिट पोल में बात की है, पहले चरण की, दूसरे चरण की और तीसरे चरण की। वहीं पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में यहां पर महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी। वहीं दूसरे चरण में यहां पर महागठबंधन बढ़त बनाती नजर आ रही थी। वहीं तीसरे चरण की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे चरण में भी एनडीए बढ़त बनाती नजर आ रही थी। किसके सिर सजवेगा बिहार का ताज, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 10 तारीख को परिणाम और 10 तारीख को ही यह फैसला होगा कि आखिर किसके हाथ यहां पर सत्ता की चाबी लगने वाली है। वहीं अगर हम बात कर ले लालू प्रसाद यादव की, तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत भी अचानक से बिगड़ गई है। जब से एग्जिट पोल, तमाम न्यूज चैनल्स ने जब से एग्जिट पोल यहां पर सामने रखने शुरू किए हैं, उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव की भी तबियत अचानक से यहां बिगड़ती नजर आ रही है।
तो आपको बताते चले कि तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल सामने रखे और एग्जिट पोल के बाद ही यहां पर तमाम नेताओं के बीच एक गहमा गहमी का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि तेजस्वी के सिर पर सजेगा ताज या नीतीश कुमार की होगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, ये एक अहम मुद्दा है। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए पर यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही थी, लेकिन वीआईपी न्यूज ने जो अपना एग्जिट पोल दिखाया उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। फिलहाल क्या होगा फैसला वो 10 तारीख को ही यहां पर तस्वीर सामने आएगी। आपको बताते चले कि एग्जिट पोल के अनुसार महागठबंधन को 243 विधानसभा सीटों पर यहां पर 105 से 115 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं एनडीए को यहां पर 120 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये वीआईपी न्यूज का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। अंतिम नतीजे 10 नवंबर को मतगणना के बाद ही यहां पर सामने आ पाएंगे। आपको बताते चले 28 अक्टूबर पहले चरण का चुनाव, 3 नवंबर दूसरे चरण का चुनाव और 7 नवंबर यहां तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है 10 नवंबर का। 10 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे और किसकी होगी सरकार, यानी सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, ये एक अहम यहां पर सवाल है जिसका जवाब 10 तारीख को यहां सामने आएगा। तो महागठबंधन को मिलने वाली 105 से 115 सीटें हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी को यहां पर जिस तरीके से देखा जाए आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने यहां पर पूरा चुनावी प्रचार संभाले रखा। लगातार वीआईपी न्यूज ने अपना एग्जिट पोल दिखाया और अपने वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 105 से 115 सीटें यहां पर महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें एनडीए की तो एनडीए को लगभग 120 सीटें मिलती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के अनुसार हम आपको लगातार बता रहे हैं संपन्न हो चुके हैं चुनाव, एनडीए को मिल रही है यहां पर। वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल के अनुसार आपको बता रहे हैं यहां पर एनडीए लगभग 120 सीटें जीतती नजर आ रही है, यानी 120 से 130 सीटें यहां पर एनडीए जीतती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की अगर हम बात करेंगे तो महागठबंधन को 105 से यहां पर 115 सीटें मिलती नजर आ रही है। वीआईपी न्यूज का महा एग्जिट पोल और उसी के अनुसार उसी पर हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं, उनके साथ एडिटर एग्जीक्यूटिव प्रशांत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बात कर रहे हैं कि आखिर किसके हाथ लगेगी यहां पर सत्ता की चाबी, यानी किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार। लगातार वीआईपी न्यूज अपने एग्जिट पोल पर बात कर रहा है। कुंदन जी, किसके हाथ यहां पर हार लगेगी और किसको जीत मिलेगी। हालांकि चुनावी प्रचार यहां पर अगर देखा गया तो तमाम नेता तमाम लोग यहां पर पहुंचे। एंकर से तो एक बार फिर से हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं और उनके साथ एडिटर एग्जीक्यूटिव प्रशांत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और वीआईपी न्यूज के महा एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं महागठबंधन पीछे नजर आ रहा है। लेकिन 10 नवंबर ऐतिहासिक दिन जिस दिन होगा यहां पर फैसला कि आखिर किसके हाथ यहां पर हार लगेगी और किसको मिलेगी सत्ता की चाबी। कुंदन जी, देखिए कंचन, अब से महज 48 घंटों का समय लगभग शेष रहा है।
तस्वीरें साफ होने में। अब से 48 घंटे के बाद तक तस्वीरें 243 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो लगभग 200 तक के सीटों के परिणाम परसों इस वक्त तक आ जाने चाहिए। और उस परिस्थिति में अगर हम देखें, और जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा से, और जो चिराग के महत्व की बात इन्होंने बताई कि चिराग पासवान किस तरीके से एनडीए के घटक दल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार तमाम पार्टियों के साथ साथ तमाम गठबंधनों के भी निशाने पर रहे हैं, जदयू निशाने पर रही है, वैसे में नीतीश कुमार की क्या भूमिका हो सकती है? क्या नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हुए केंद्र की राजनीति में कुछ किस्मत आजमाने चलेंगे, या नीतीश कुमार की आगे की क्या भूमिका होगी? सर, एक सवाल उठता ही है कि नीतीश कुमार ने 5 तारीख को धमदाहा पूर्णिया से अंत भला तो सब भला, यह मेरा आखिरी चुनाव होगा, मैं राजनीतिक जीवन से अलग होने की घोषणा कर रहा हूं। उसके बाद जहां एक तरफ हमने देखा कि जदयू के प्रवक्ताओं ने इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। किसी भी जदयू के आधिकारिक बयान में हमने यह नहीं पाया कि उन्होंने नीतीश कुमार के स्टेटमेंट को, उनके कथन को कंफर्म किया हो कि हाँ, ये बिल्कुल यही बात है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसी ही बात है, नीतीश जी अब इसके बाद कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ से अगर कहीं कंफ्यूजन था तो नीतीश कुमार की तरफ से भी इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब यह समझा जाए कि मीडिया, जनता जो समझ रही है वो सही समझ रही है। बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरह से नीतीश कुमार के खेमे से कहीं से भी इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि आखिर इमोशनली वोटर्स को अपने पक्ष में करने की जो रणनीति, एक चाल कहें, एक पासा जो उन्होंने फेंका, उसका असर क्या हुआ। तो हम आप तो ये समझ रहे हैं, चूंकि इसको वीआईपी न्यूज़ ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था और सबसे पहले वो विजुअल और उनके उस कथन को भी हम लोगों ने दिखाया था। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। आम जनता समझ रही है कि नीतीश कुमार राजनीतिक जीवन से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार ने इस पूरे जो उनके बयान हैं, इस बयान के जरिए सीमांचल के वोटर से, कोसी के वोटर से इमोशनली वोट उन्होंने मांगा कि आप इस बार मुझे सीएम बना दो। यानी 15 साल अगर आरजेडी का शासन बिहार में रहा है तो हमको 20 साल करा दो, 20 साल तक मैं बिहार का मुख्यमंत्री रह जाऊं। इसलिए उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, और 20 साल अगर मैं मुख्यमंत्री रह गया, मैं आरजेडी से ऊपर हो गया, तो हमारा एक अपना इतिहास बन जाएगा, एक हिस्टोरिक जो यहाँ पर बायोग्राफी उनकी है वो तैयार हो जाएगा, और उसके बाद वो जो हो बिहार में उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जो आम लोग समझ रहे हैं बात ये है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए कि तीसरे चरण में प्रचार के अंतिम दिन ही नीतीश कुमार को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कुंदन जी, आप चूंकि हम लोग लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं और हम लोगों ने एनालाइज भी किया है, एग्जिट पोल भी किया है, इतने सारे सैंपल्स हम लोगों ने रीड किए हैं, तो जैसा कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इसका आभास हो गया था कि इस बार एनडीए में जेडीयू की स्थिति सबसे खराब होने जा रही है। चूंकि उनको भरोसा है कि नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। यानी नीतीश कुमार को ये लगता है कि थोड़ा भी सीट उनका बढ़ जाए, वो बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो जाएं, वो उनकी सत्ता बच जाए। लेकिन जो हो नहीं रहा है, जो आंकड़े हैं हम लोगों ने दिखाया भी है इसको, और जो आंकड़े साफ कह रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार, एक बयान आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि दीवार की लिखावट लोग नहीं पढ़ पा रहे। आज वही बयान उनके ऊपर आ गया है कि वो दीवार की लिखावट नहीं पढ़ पा रहे। उनको चाहिए कि अगर जनता की नाराजगी है उनके पार्टी से या उनसे, तो उनको खुद ही कहना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री ना रहेंगे, बीजेपी कोई अपना कैंडिडेट दे दे और उनकी पार्टी उसके सपोर्ट में खड़ी होगी। और एक बात कुंदन जी आप याद रखिएगा कि एनडीए भी अगर सरकार बनाती है, चिराग पासवान की मदद से सरकार बनाती है, तो जेडीयू का डिप्टी सीएम बनने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान
कोई भी ऐसा पद जेडीयू के खेमे में जाने नहीं देगा। वो चाहेगा कि भले ही 3 सीट लेके या 4 सीट लेके या 2 सीट लेके अगर सरकार वो बीजेपी एनडीए की बनवाते हैं, चिराग पासवान की जो सोच है, तो तब भी डिप्टी सीएम का जो चेयर है वो चाहेंगे कि उनके खेमे में आए। यानी कुल एक बहुत पुरानी हिंदी फिल्म का बहुत मशहूर डायलॉग मुझे याद आ रहा है, तुमने 10 मारा कुछ नहीं हुआ, मैंने 1 मारा सॉलिड मारा। बिल्कुल सही बात है। ये चिराग पासवान जिस तेवर से इस चुनाव में उतरे, सबसे बड़े उनके साथ तो दुखदाई घटना ये हुई कि रामविलास पासवान जी का, जो चिराग के पिता हैं और बिहार के राजनीति के एक धुरंधर, और आप कहें कि बिहार के राजनीति में दलित चेहरा जो कि पूरे देश में अपनी छवि एक अमिट छाप छोड़ी, उनका निधन हो गया था। और उसके बाद भी चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरा है, आपको याद होगा, आप वीआईपी चैनल ने इस खबर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया था जब चिड़िया बरियारपुर की खबर हम दिखा रहे थे, जहां पर अनिल चौधरी की बहू रीता चौधरी जो है वहां से चुनाव लड़ रही थी और चिराग पासवान वहां पहुंचे थे। चिराग पासवान ने क्या कहा था कि एक घोटाले की जांच कराऊंगा, शराब अगर बिक रही है तो जांच कराऊंगा और नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा। यानी उनके निशाने पर नीतीश कुमार है। और ऐसे में मान लीजिए कि एनडीए को, जैसा कि हम लोग ये कह रहे हैं कि 105 से 120 से 130 सीट हम लोग एनडीए को एग्जिट पोल में दे रहे हैं कि इसके बीच उनके संख्या आंकड़ा उनके आ सकता है। अगर 120 से ऊपर आ गया तब तो बल्ले बल्ले है उनके लिए, लेकिन उससे अगर कम आता है, 120 तक का आंकड़ा आता है, तो कुंदन जी आप याद रखिए आज की तारीख 8 तारीख है और 10 तारीख को काउंटिंग होने वाला है। 10 तारीख को फिर हम लोग जब बैठेंगे तो मैं यही चीज याद कराऊंगा कि तब भले ही 3 सीट क्यों ना हो, चिराग पासवान सरकार बनाने में अगर बीजेपी एनडीए के साथ आते हैं तो चिराग पासवान अपना कंधा देंगे बीजेपी को नीतीश पर निशाना लगाने के लिए। सर, इन चुनाव के दौरान हमने एक चीज़ ये देखा कि झारखंड के बहुत सारे नेता आए हुए थे, राजनीतिक शख्सियतें आई हुई थी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए। जब उनसे 1-to-1 में हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने 2 केसेस को, झारखंड में पिछली बार जो भाजपा सरकार 2019 के चुनाव में गई थी तो उस दौरान इन्होंने अब की बार 60 पार का नारा दिया था। भाजपा ये चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गई और उसके बाद जितनी भाजपा की अंदरूनी मीटिंगें हुई और जो भी निष्कर्ष निकाले गए, वो यह निष्कर्ष निकला कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है तो केवल और केवल एक वजह से, वो था रघुवर दास का व्यवहार, उनका आचरण और उनका जनता के साथ संबंध। क्या इस बार भी बिहार में कुछ वैसा ही देखने को मिला? नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जनता से अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या ये झारखंड के नेताओं का यह कथन इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि नीतीश कुमार शुरू से ही ईगोइस्ट रहे हैं। उनका ईगो उनके आगे चलता है, बड़े बड़े नेताओं का ईगो पीछे चलता है। लेकिन नीतीश कुमार जैसे जो बड़े नेता हैं बिहार में, और बिहार के पूरे देश में एक नीतीश कुमार के अपने हैसियत इसलिए है कि वो प्रधानमंत्री तक की कुर्सी की चाह रखने वाले नेताओं में से हैं। तो ऐसे नेताओं का ईगो जब साथ चलता है तो उसका नुकसान होता है उस नेता को। हमने अभी आपको कहा कि दीवाल की लिखा है, दीवाल की लिखावट क्या कह रही है इस बार? दीवाल की लिखावट कहती है कि बिहार में 15 साल के बाद जिस तरह से लालू राबड़ी सरकार का अंत हुआ था और यहाँ पर एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली थी, कमोबेश 15 साल के बाद एनडीए को भी छोड़ देना चाहिए। एनडीए मीन्स कि अब जेडीयू को चाहिए कि वो बीजेपी को आगे करे और बीजेपी के लीडरशिप में बिहार में एक बार सत्ता चले, ताकि जो डेवलपमेंट का काम 2013 में रुक गया था, जून में जाके 15 जून 16 जून की तारीख है जिस दिन ये रुक गया था, उसके बाद वहां से फिर आगे बढ़े। जब ये दोबारा बीजेपी के साथ सत्ता में आए हैं, एनडीए ने यहाँ सत्ता संभाला, नीतीश कुमार ने सेकंड टर्म जो संभाला है, तब भी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आप कुंदन जी दंग हो जाएंगे कि सुशासन के नाम के बावजूद
यहाँ ये कहना कि यहाँ कानून का राज है, ये होने के बावजूद यहाँ पर अपराध बढ़ गए, यहाँ बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, यहाँ महिलाओं का रात में निकलना मुश्किल हो गया। जिम्मेवार कौन? जो 2005 से लेकर आपने जो स्थिति 2013 तक दी थी, वो स्थिति अगर बदली तो इसके पीछे है कौन? नीतीश कुमार है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अगर शराब बिक रही है तो किसका फेलियर है? ये बीजेपी का फेलियर नहीं है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है। पूरी व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, वो मुख्यमंत्री के पास है। अगर उस पर रोक नहीं लग पा रही है तो इसके लिए दोषी कौन है? नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार को जो 4, 5, 6 अधिकारियों के बीच वो घिरे रहे और अपने नेताओं से भी कट गए। उन्होंने जनता दरबार लगवाना शुरू किया और जनता दरबार को इतना व्यापक तौर पर पूरे जिले में कर दिया कि जिस समय तक वो जनता की बात सुनते थे तब तक तो उनके लोगों की खबर आती थी, लेकिन अब तो खबर आनी उनकी बंद हो गई, वो संवाद बंद हो गया। वो गांव में जाते थे, वो गांव में रात में रहते थे और लोगों से मिलते थे, जुलते थे, वहां की समस्याओं को जानते थे, वहां के डेवलपमेंट की बात करते थे। लेकिन वो सब जब बिल्कुल आप टेक्निकल तरीके से आ गए तो लोगों से डायरेक्ट जो आपका रूबरू होना है, जहां रुका है, उसके बाद की स्थिति है कुंदन जी कि आज बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ लोग हैं। चलिए, अब आज की तारीख में बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जनता है, जनता में आक्रोश है, और आक्रोश कहाँ कहाँ कैसे कैसे है हमने आपको चुनाव कवरेज के दौरान वीआईपी न्यूज़ के स्क्रीन पर दिखाया भी कि किस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर आलू और प्याज फेंके गए, किस तरीके से छपरा की सभा में उनका विरोध हुआ। यह केवल और केवल 1-2 जगह की घटना नहीं है, यह उदाहरण है नीतीश कुमार के उस खिलाफ जनाक्रोश का। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारा वीआईपी न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा से। सर, कल हमारे वरिष्ठ संपादक मधुर शील ने 3 नाम दिए थे। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से आएगा, जिसकी संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं बहुत पहले से। हमारे वरिष्ठ संपादक ने कहा नित्यानंद राय, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह। आपने बढ़ के एक नाम उसमें जोड़ा, रविशंकर प्रसाद। क्या लगता है, रविशंकर प्रसाद केंद्र की राजनीति से आएंगे? मनोज सिन्हा का मामला अगर हम यूपी में याद करें तो केंद्र में मंत्री थे, उन्हें भी यूपी की मुख्यमंत्री की सत्ता तो ऑलमोस्ट मिल गई थी, किन्हीं कारणों से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना दिए गए। क्या वह मामला यहाँ भी होगा, रविशंकर प्रसाद केंद्र की राजनीति से वापस बिहार? देखिए, रविशंकर प्रसाद केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार आना नहीं चाहते हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व उन पर दबाव दे तो भले आ जाएं, लेकिन जो नाम हवा में यहाँ तैर रही है उन नामों की बात मैंने की थी। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि बीजेपी बिहार में सवर्णों की राजनीति नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही है कि सवर्ण वोट उससे अलग नहीं जाएंगे। कांग्रेस का जब बिखराव हुआ उसके बाद जो सवर्ण वोट कांग्रेस के साथ थे वो सारे के सारे टर्न हो गए हैं बीजेपी के पास। तो बीजेपी को अगर किसी वोट से नाता रखना है तो वो वोट जो सर्वाधिक है यहाँ पर वो है यादव वोट बैंक, और यादव वोट बैंक को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, गोलबंद करने के लिए, और बिहार में यादवों की राजनीति पर लालू परिवार का जो उसका शिकंजा है उसको तोड़ने के लिए जो बीजेपी की एक नई चाल हो सकती है, जो एक पासा फेंक सकता है बीजेपी, वो है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय उसी इलाके से हैं जिस इलाके को लालू राबड़ी परिवार के बाद आज तेजस्वी यादव भी वहीं से चुनाव लड़ते हैं। नित्यानंद राय क्या भाजपा बहुत फॉरवर्ड प्लानिंग करती है, क्योंकि नित्यानंद राय को पिछले कैबिनेट में अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। क्या प्रशिक्षण मिल रहा था उनको कि कैसे बिहार की सत्ता संभालनी है? एक बात कुंदन जी समझना ही होगा, और थोड़ा आपको पीछे से बताते हैं। नित्यानंद राय को जब बिहार में भाजपा का कमान दिया गया था तो उस समय भी यही बातें आ रही थी
कि आखिर नित्यानंद राय को कमान देने के पीछे क्या मकसद है, जबकि उसके पहले मंगल पांडे यहाँ पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे और मंगल पांडे ने भी एक चुनाव करवाया था 2015 का। लेकिन 2019 का जो चुनाव आया तो नित्यानंद राय यहाँ पर अध्यक्ष थे। और बीजेपी और एनडीए की बात करें तो एक सीट छोड़ के, वह भी सीट नीतीश कुमार की गलती की वजह से कांग्रेस के खाते में चली गई, नहीं तो बिहार के 40 के 40 सीट लोकसभा की बीजेपी एनडीए के खाते में चली जाती। उसके बाद नित्यानंद राय को केंद्र के राजनीति में ले जाना, क्योंकि उस समय में यह कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं और उजियारपुर से वो नित्यानंद राय के खिलाफ खड़े हो गए हैं, नित्यानंद राय को पराजित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ के वोटरों ने, यानी जो यादव वोटर हैं और बाकी जो वोटर हैं, तमाम लोगों ने, इवन कुशवाहा लोगों ने, कोयरी लोगों ने जो नित्यानंद राय के फेवर में वोट किया, उससे साफ हो गया कि नित्यानंद राय बिहार में पिछड़ी राजनीति के सुशील मोदी के बाद का एक फेस है। सर, मैं फॉरवर्ड प्लानिंग की बात कर रहा था। 2022 में यूपी में चुनाव है, नित्यानंद राय वहां भी काम आएंगे। सिर्फ यूपी ही क्यों, नित्यानंद राय को जो विभाग अभी केंद्र विभाग जो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं अमित शाह, उनके पास का है। यानी नित्यानंद राय को ट्रेनिंग अमित शाह से मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रही है। और पूरी प्लानिंग के साथ ही उनको होम डिपार्टमेंट दिया गया, स्टेट मिनिस्टर बनाया गया, नहीं तो उनको भी कोई दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाता। आपको एक चीज और बता दूं कि जितने नामों की चर्चा हमने की, इस बार के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बिहार के एक कद्दावर सवर्ण नेता, केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह थोड़े शांत दिखे। वजह क्या है कि इस बार बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड बिहार में नहीं खेला है। नहीं तो अगर हिंदुत्व कार्ड खेलती और गिरिराज सिंह सामने होते तो निश्चित तौर पर बीजेपी की बढ़त हो जाती। क्यों? गिरिराज सिंह शांत थे या शांत कर दिए गए थे? शांत कर दिए गए थे। उनको एक तरह से इंस्ट्रक्शन था कि वो कुछ बोले नहीं, बयानबाजी ना करें, ना ज्यादा मूव करें, वो अपने क्षेत्र में ही रह गए। इवन वोट भी अपने क्षेत्र में दिए, प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में वो थे, लेकिन उसके अलावा वो कहीं नहीं गए। आप समझ सकते हैं इसको। और नित्यानंद राय की जिम में पूरा बिहार था। बिहार के ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नित्यानंद राय की सभा नहीं हुई, ऐसा कोई सीट नहीं है जहां नित्यानंद राय नहीं गए। रविशंकर प्रसाद भी गए, उन तमाम सीटों पर गए हैं, रविशंकर प्रसाद भी गए हैं। अब एक बात आप बताइए कि सिर्फ यही दो नेता क्यों? जब क्वारंटाइन हो गए सुशील कुमार मोदी। सर, मेरा सवाल यही था, क्वारंटाइन हुए थे या कर दिए गए थे? एक क्वारंटाइन हुए, मंगल पांडे भी क्वारंटाइन हुए। कोरोना का प्रकोप हुआ, चूंकि वो जनता से बहुत ज़्यादा मिलने जुलने लगे, कोरोना प्रभावित हो गया, लेकिन इसका कोई नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। सुशील कुमार मोदी, आपने कहा कि सुशील कुमार मोदी का भी नाम आ सकता है, तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा और इसको थोड़ा समझने की बात है कि अगर नीतीश कुमार सत्ताच्युत किए जाते हैं एनडीए में, तो सत्ताच्युत सुशील मोदी भी होंगे। आप गए, साथ में यजमान को भी लेकर चले गए। तो नीतीश कुमार, सर आखिरी सवाल, दो बहुत महत्वपूर्ण नेता पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों का राजनीतिक भविष्य क्या लगता है? पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव भी पति पत्नी दोनों हार चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो भी हार चुके हैं। हमारा एग्जिट पोल इन दोनों पार्टियों को कहीं कोई सीट मिलता हुआ दिखा नहीं रहा है। इन दोनों का राजनीतिक भविष्य क्या लगता है, आगे क्या होगा? कुंदन जी, नेता होना और सामाजिक कार्यकर्ता होना दोनों दो चीजें हैं। नेता के पास दायित्व होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, वो समाज को एक नई दिशा देना चाहता है, वो एक नए आयाम खड़ा करता है ताकि समाज के लोगों को उससे फायदा हो। सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब ये होता है कि दुख में, पीड़ा में, संकट में लोगों के बीच चला जाए, उसको मदद पहुंचाए। आप इससे अंदाजा कर लीजिए
कि जो पप्पू यादव की पूरी राजनीति है बिहार में, वो सामाजिक कार्यकर्ता की है, नेता की नहीं है। नेता की एक छवि होती है, एक आइडिया होता है। अब बुलेट पर सवार हो गए, अब गांव-गांव आप चलने शुरू कर रहे, तो आपकी छवि वही रह गई जो एक दबंग की पहले छवि थी आपकी। नेता की छवि दबंग की नहीं हो सकती है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की छवि दबंग की नहीं है, एक पढ़े लिखे नेता के रूप में है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुशवाहा राजनीति में बिहार में, जिसके वोट 5.5% के करीब है, 5.3% है टोटल कुशवाहा वोट, उस पर एकाधिकार उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है। अगर एकाधिकार होता तो उपेंद्र कुशवाहा कभी भी एनडीए से अलग नहीं किए जाते। उस पर नागमणि का भी कब्जा है, उस पर उपेंद्र कुशवाहा का भी कब्जा है, उस पर जेडीयू का भी कब्जा है, क्योंकि कृष्णनंदन वर्मा कुशवाहा है, मंजू वर्मा कुशवाहा है। तो उनका एकाधिकार नहीं रहा उस वोट पर। आज जिस वोट पर आपका एकाधिकार नहीं है, उस वोट के नेता आप नहीं बन सकते हैं। आपको पता नहीं होगा कुंदन जी कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने ही सुशील मोदी को हटा के विपक्ष का नेता बनाया था, मौका दिया गया था उनको। केंद्र में जब एनडीए में वो शामिल हुए तो उनको 3 सीटें दी गई, तीनों एमपी जीत गए, उनको मंत्री पद दिया गया था। लेकिन उन्होंने भी दीवार पर लिखी हुई लिखावट नहीं पढ़ी थी, और वही उनकी चूक थी, और यही चूक की वजह थी कि आज उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पर चले गए। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा हो या पप्पू यादव, यह दोनों नेता हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, और इसके बाद आने वाले समय में अब इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वीआईपी न्यूज के एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक हमने जो बातें आपको बताई हैं, एनडीए गठबंधन 120 से 130 सीटों पर, महागठबंधन 105 से 115 सीटों पर, बीएसपी 0 से 1 सीट पर, एलजेपी 0 से 3 सीट पर, निर्दलीय 0 से 3 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ एआईएमआईएम के पास 0 से 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और एक हमारी बात इसे रखिएगा आप याद, जो 10 तारीख के शाम तक लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और बिहार को अगला मुख्यमंत्री अगर कहीं से मिलता हुआ दिख रहा है तो वह एनडीए फोल्डर के भाजपा कैडर से मिलेगा। इस बात का इंतजार करेंगे हम भी और आप भी। वीआईपी न्यूज़ पर खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए नमस्कार।